इस बीच दुनिया भर में बढ़ रही आर्थिक अनिश्चितता की वजह से सुरक्षित निवेश के लिए गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है और भाव रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार को विदेशी बाजार में $3334 प्रति औंस की रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना पहुंच गया। घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर भाव 95,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कीमतों ने 95,435 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। सर, ये गोल्ड में जो धुआंधार लगातार रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है, ये मांग के कारण तो नहीं दिखाई दे रही है। आखिर में इतनी तेजी देखने को क्यों मिल रही है? यकीनन मांग के कारण नहीं है। बिल्कुल विपुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खौफ की तेजी है। सोना जिस तेजी पर है इस समय, वो विशुद्ध रूप से दुनिया में दो बड़े डर का संकेत है। एक तो अमेरिकी डॉलर में रिकॉर्ड गिरावट हो रही। डोनाल्ड ट्रंप जितना अमेरिका को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ लगाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉलर लगातार खिसकता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और जैसे जैसे डॉलर टूटता है, सेफ हेवन के लिए गोल्ड की डिमांड बढ़ती जाती है। तो एक तो डॉलर के पैरेलल गोल्ड की डिमांड बढ़ना डॉलर की कमजोरी और भविष्य में आने वाली कमजोरी दिखाता है। दूसरी चीज है कि मंदी की संभावना को देखते हुए दुनिया के निवेशक सोने में निवेश करते हैं। हालांकि शेयर बाजार अब उभरते सुधरते थोड़ा दिख रहे हैं, पर सोने को लेकर निवेश की मांग और सोने में भरोसा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया में जो निवेश के सबसे सुरक्षित उपकरण माने जाते हैं सोने के अलावा, वो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की कितनी बुरी हालत है, इस पर विस्तार से आपको चर्चा कर चुके हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में दबाव के कारण अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से निवेशक बाहर निकल रहे हैं। तो या तो वो स्विस फ्रैंक और जापानी येन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा रहे हैं, या वो गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। और इसलिए जो आकलन हमारे सामने है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मतलब मैं जो ताजा आकलन देख रहा हूं उस हिसाब से एजेंसियों का यह मानना है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मानना है कि 2025 में सोना 71% रिटर्न देगा। 71%। कभी आपने सोचा था, कभी कल्पना की थी कि सोने की कीमत 71% रिटर्न तक जाएगी? लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि सोने की तेजी अबाध रूप से जारी है। और ये उत्साह की तेजी नहीं, बल्कि डर की, बाजार में मंदी की संभावनाओं की तेजी है। गोल्डमैन सैक्स ने तो 4500 तक के अनुमान दिए हैं, जो हम आपको बता चुके जी। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले ने दुनिया भर के शेयर बाजारों में निवेश को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट में भारतीय बाजार में निवेश को टॉप पिक माना है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड नाम से छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, जापान, सिंगापुर, यूएई निवेश के लिए बेहतर हैं। इसके अलावा ताइवान और न्यूजीलैंड में निवेश को लेकर के सावधान किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल निवेश के लिए बेहतर हैं। सर, मॉर्गन स्टैनले की भविष्यवाणी क्या इशारा कर रही है? मॉर्गन स्टैनले की भविष्यवाणी मिली जुली है। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी भविष्यवाणी में यह भी कहा है, जो ध्यान रखना जरूरी है, निवेशकों के लिए जानना जरूरी है। मॉर्गन स्टैनले ने सेंसेक्स का टारगेट 82,000 किया है, काटकर, जो कि 93,000 पहले था। और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो है ही, पर कॉर्पोरेट्स अर्निंग की ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण है। विपुल जी, कल याद होगा हम लोगों ने कहा था कि अब वो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, जहां में कंपनियों के भीतर जाकर उनकी तस्वीर, उनकी कमाई, उनके खर्च, उनकी बचत, उनके कर्ज और उनके मार्जिन की तस्वीर देखने को मिलेगी। तो मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि दिसंबर तक भारत का सेंसेक्स अब 93,000 नहीं, बल्कि 82,000 के आसपास कहीं टिकेगा। जीडीपी का अनुमान भी कम किया है 6.1% किया है, और रिकवरी स्लो बताई है। लेकिन अगर आप दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अभी बेस और आधार मजबूत है। भारतीय शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव है, जो अनिश्चितता है, जिसमें कुछ ग्लोबल फैक्टर्स हैं, कुछ भारतीय कारक हैं, इनको देखते हुए बाजार तो मजबूत है, लेकिन अब थोड़ा संभल कर भविष्यवाणियां की जा रही हैं। मॉर्गन स्टैनले और दुनिया के अन्य बड़े निवेशक भारतीय बाजार को लेकर थोड़ी सुधरी हुई संभली भविष्यवाणी कर रहे हैं। और इसका संकेत है कि साल तो अच्छा रहेगा, लेकिन उतनी बड़ी तेजी या उतनी बड़ी उछाल की या लंबी सेकुलर तेजी की संभावना नहीं दिखती। जी, तो सर, अब यहाँ से मतलब ये मान के चलें कि सब कुछ जो है चौथी तिमाही के नतीजों पर निर्भर है, बाकी चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में इस समय क्या आप सलाह क्या देंगे इस समय के लिहाज से? रिटेल इन्वेस्टर अगर हैं तो वो लगातार बोनस के यार बाजार और इस तरीके के कार्यक्रमों से जुड़े रहे, क्योंकि अब विपुल जी किस्सा
मैक्रो पिक्चर से बाहर निकल गया है। अब किस्सा कंपनियों की अपनी बैलेंस शीट पर उनके ऊपर आकर निर्भर हो गया, जो मैंने पहले भी कहा था। मैक्रो स्तर पर दो बड़े शुभ संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं, जिन्हें आप मान सकते हैं। अच्छे मानसून की भविष्यवाणी और महंगाई में कमी, दोनों बड़े फैक्टर हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की तात्कालिक परिस्थिति के। लेकिन इससे डिमांड जो टूटी पड़ी है, जो मांग नहीं है बाजार में, उसको कितना फायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल है। इसको के बाद अगर कोई तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर घरेलू स्तर पर है तो वो कंपनियों के नतीजे हैं। एफएमसीजी के गाइडेंस अच्छे नहीं है, आईटी सेक्टर के लिए अमेरिका के बाजार में चुनौती है। ऑटो कंपनियों के आज आंकड़े आए, पिछले साल से अच्छे थे, लेकिन ग्रोथ गिर रही है। तो अब भारतीय निवेशकों को हवा में उत्साह में निवेश करने के बजाय रेशनल और समझदार निवेशक के तौर पर खुद को स्थापित करना होगा। और विपुल जी, मुझे लगता है कि पिछले 5-6 महीनों में बहुत सारी नसीहतें भी मिली हैं लोगों को बाजार में कि कैसे निवेश किया जाए। तो अब ये समय है जब आप गहराई से अपनी कंपनी को, जिस कंपनी में आपने निवेश किया, उसके नतीजों को पढ़ें, समझें, देखने की कोशिश करें कि कंपनियों के नतीजे किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है, आरबीआई ने रेट कट भी कर दिया, एक एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो गया, बजट भी निकल गया। तो अब अगली तिमाही और उसके बाद के 3-4 महीने कंपनियों की अपनी ताकत पर निर्भर करेंगे। किस कंपनी के परफॉर्मेंस में, सेक्टर के परफॉर्मेंस में कितनी ताकत होगी, बाजार शायद उस हिसाब से ही व्यवहार करेगा।